दोस्तों जे थॉमसन के बाद रदरफोर्ड ने सब एटॉमिक पार्टिकल के अरेंजमेंट को बताने के लिए अपना एटॉमिक मॉडल दुनिया के सामने रखा। रदरफोर्ड ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, उस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन के बेस पर उसने कुछ कंक्लूजन दिए और इन्हीं कंक्लूजन के आधार पर उसने अपना स्टेटमेंट सामने रखा, जिसे हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। आपके सारे कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं, तो ये वीडियो पूरा एंड तक आप जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि रदरफोर्ड ने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसे हम गोल्ड फॉइल्ड एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उन्होंने एक थिन गोल्ड फॉइल ली, यानी सोने को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑरम यानी AU से रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी एक पतली फॉइल ली और इस पतली फॉइल पर अल्फा पार्टिकल का उन्होंने बम्बार्डमेंट किया। बम्बार्डमेंट का मतलब है बौछार करना। क्लियर? अब आपके मन में 2-4 सवाल आ रहे होंगे, तो अभी आपके वो सवाल क्लियर करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि अल्फा पार्टिकल होते क्या है। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए एक टाइप के सब्सटेंस होते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जैसे यूरेनियम। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर यानी जिनके न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेज अपने आप निकलती रहती है। क्यों निकलती रहती है? स्टेबिलिटी के लिए, ताकि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो आपको क्या ध्यान रखना है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं या वो एलिमेंट होते हैं जिनके न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेज निकलती रहती है। क्लियर? अब गामा रेज कैसी होती है, न्यूट्रल होती है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। और जो बीटा पार्टिकल होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। और जो अल्फा पार्टिकल होते हैं, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अल्फा पार्टिकल हमने कहाँ से लिए, किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से लिए। हमें बीटा पार्टिकल और गामा रेज से इस एक्सपेरिमेंट में कोई लेना देना नहीं है। इन तीनों में से हमारे जो काम की चीज़ है इस एक्सपेरिमेंट में, वो क्या है, अल्फा पार्टिकल। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अल्फा पार्टिकल होते क्या हैं। तो दोस्तों, डबली पॉजिटिवली चार्ज हीलियम ही क्या कहलाता है, अल्फा पार्टिकल, यानी He2+ क्या कहलाता है, अल्फा पार्टिकल कहलाता है। आप देख रहे होंगे कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज पाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। तो अब हम देख चुके हैं कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं और उससे निकलने वाले अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इन अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट हमने किस पे किया है, थिन गोल्ड फॉइल पर किया है। तो आपके मन में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि इतने सारे एलिमेंट्स में से हमने गोल्ड को ही क्यों चुना, जबकि ये तो इतना महंगा होता है। तो दोस्तों, इसके भी कुछ रीज़न है। पहला क्या रीज़न है कि हम गोल्ड को बहुत ही पतली शीट के रूप में या फॉइल के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी इसकी मेलेबिलिटी बहुत ही हाई होती है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा इस एक्सपेरिमेंट पर। तो दोस्तों, जितनी फॉइल पतली होगी उतने ही उसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि हमें पता है कोई भी चीज़ बहुत सारे एटम से मिलकर बनी होगी। अगर मोटी फॉइल होगी तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होंगे, पतली शीट होगी, पतली फॉइल होगी तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे। और जितने नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे उतना ही हमें एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट बहुत ही अच्छे से मिल पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अकेले बैठे हो तो अकेले में आपका नेचर कुछ और होता है, और अगर 5-6 आपके बेस्ट फ्रेंड आपके साथ में मिल जाए तो उस समय आपका नेचर अलग होता है। तो दोस्तों, जितने नंबर ऑफ एटम कम होंगे उसके नेचर की स्टडी करना बहुत ही आसान रहेगा, हमें एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट उतने ही अच्छे मिल पाएंगे। इसलिए पतली फॉइल होना ज़रूरी है। और पतली फॉइल किसका हम आसानी से बना सकते हैं, गोल्ड का आसानी से बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी मेलेबिलिटी बहुत ही हाई होती है। पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, ऑरम यानी कि गोल्ड की रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है, ये लगभग इनर्ट होती है, वो आसानी से किसी से रिएक्ट नहीं कर पाती। तो इन दो कारणों से ही हमने पतली फॉइल गोल्ड की ही चुनी। क्लियर? तो अब क्या होता है कि जब अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया जाता है गोल्ड की फॉइल पर,
तो दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट में इस गोल्ड की फॉइल के चारों तरफ एक स्क्रीन जिंक सल्फाइड की लगाई जाती है। अब आपके मन में ये सवाल उठना चाहिए कि हमें ये स्क्रीन लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों जैसे आपने लेज़र लाइट आपने देखी होगी, लेज़र बीम देखी होगी, तो जब हम उसको किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर उस बीम को डालते हैं तो जहाँ पे वो बीम जाके टकराती है वहाँ रेड या ग्रीन कलर का एक फ्लैश क्रिएट होता है। तो हमें पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे फ्लैश क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब वो बीम यहाँ से टकरा रही है, क्योंकि आंखों से तो हम उस बीम को देख नहीं सकते। तो जहाँ पे वो फ्लैश होगा वहीं पे हमें पता चल जाएगा कि वो बीम आ रही है और वहाँ पे जाके टकरा रही है, यानी हमें पाथ ऑफ बीम के बारे में पता चल जाता है। तो ठीक इसी तरीके से दोस्तों जो अल्फा पार्टिकल आएंगे वो स्कैटर्ड होकर कहाँ जा रहे हैं, उनका पाथ क्या है, वो हमें आंखों से तो दिखाई नहीं देगा। तो उनके पाथ को डिटेक्ट करने के लिए हम इसके चारों तरफ जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाते हैं। जैसे भी कोई अल्फा पार्टिकल वहाँ से टकराएगा तो वहाँ पे फ्लैश क्रिएट होगा और हमें पता चल जाएगा कि अल्फा पार्टिकल आकर यहाँ पे टकरा रहा है। मान लीजिए यहाँ पे फ्लैश क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल यहाँ पे टकरा रहा है। क्लियर? तो ये 2-4 बातें आपके समझ में आ गई होगी कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेज क्या होता है और स्पेशली अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं। और दूसरा, ये जो थिन फॉइल हमने ली वो गोल्ड की ही क्यों ली। तीसरी, ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन हमने इस एक्सपेरिमेंट में क्यों यूज़ करी। क्लियर? तो दोस्तों ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, आपको कोई चीज़ रटनी नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, तो अब क्या हुआ कि रदरफोर्ड ने थिन गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया और एक तरफ क्या लगा दी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी। क्लियर? तो ये हो गया रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिले। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये देखने को मिला कि जो अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं उनमें से ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, उनके पाथ में किसी भी टाइप का डेविएशन नहीं हुआ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या देखने को मिली कि कुछ अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से क्या हो गए, भटक गए, अपने रास्ते से डेविएट हो गए। क्लियर? और तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या किया कि लगभग 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल जैसे गया था वैसे ही उसी पाथ पर वापस 180 डिग्री से लौटकर वापस आ गया। कहने का मतलब क्या हुआ, इधर देखिए। अब अपन क्या करते हैं, ये जो गोल्ड की फॉइल है वो बनी किसी एटम से ही तो बनी है, तो अपन सिंप्लीफाइड करने के लिए अपन बहुत सारे एटम में से किसी एक एटम को पकड़कर देख लेते हैं, जूम कर लेते हैं। जैसा इस एक एटम के साथ होगा वैसा ही सभी एटम के साथ हुआ होगा, यानी वैसा ही पूरी गोल्ड फॉइल के साथ हुआ होगा। तो अपन किस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, पर्टिकुलर गोल्ड के एक एटम पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। देखिए इधर क्या देखा इन्होंने कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए और सीधे निकलकर आगे कहाँ से टकराएंगे, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से टकराएंगे। पहला ऑब्जर्वेशन ये किया। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या किया, कुछ अल्फा पार्टिकल जैसे ये आ रहा है, ये जाना तो सीधा चाहिए था, लेकिन जैसे ये आ रहा है वो अपने पास से डेविएट होकर किसी एंगल से मुड़ गया और आगे जाके किससे टकरा गया, जिंक सल्फाइड से टकरा गया। क्लियर? और तीसरा ऑब्जर्वेशन इन्होंने क्या देखा कि लगभग 12,000 में से एक पार्टिकल जैसे गया वैसा का वैसा उसी 180 डिग्री एंगल से उसी पाथ पर लौटकर वापस आ गया। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन उन्होंने नोटिस किए अपने एक्सपेरिमेंट से। क्लियर? अब दोस्तों इन 3 ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन निकले, हर ऑब्जर्वेशन से एक एक कंक्लूजन निकलेगा। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से फर्स्ट कंक्लूजन, सेकंड से सेकंड कंक्लूजन और थर्ड ऑब्जर्वेशन से थर्ड कंक्लूजन अपन देखेंगे। दोस्तों अब हम देखते हैं कि रदरफोर्ड ने अपने ऑब्जर्वेशन से क्या क्या कंक्लूजन निकाले। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की बात करें तो रदरफोर्ड ने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या निकाला कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल बिना मुड़े सीधे ही निकल जाते हैं और आगे जाकर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से टकराते हैं। तो दोस्तों इस ऑब्जर्वेशन से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप बाइक पर
60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सड़क पर जा रहे हैं। अगर आप गाड़ी चलाते जा रहे हैं, आपकी गाड़ी बीच में रुक नहीं रही है, इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि सड़क खाली है। अगर मान लीजिए ट्रैफिक जाम होता तो क्या आपकी बाइक आगे बढ़ पाती? नहीं बढ़ पाती। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बाइक आगे सड़क पर चलती जा रही है, इसका मतलब सड़क खाली है, तभी तो वो आगे जा रही है। अगर सड़क पर ट्रैफिक जाम होता तो वो गाड़ी आगे नहीं जा पाती। अब सेम कॉन्सेप्ट इसी पे लागू कीजिए कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल बिना मुड़े सीधे निकल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एटम का ज़्यादातर पार्ट कैसा है? खाली है। अगर एटम का पार्ट भरा हुआ होता तो क्या ये अल्फा पार्टिकल सीधे निकल पाते? नहीं निकल पाते, गाड़ी वहीं रुक जाती। तो अल्फा पार्टिकल वहीं रुक जाते अगर एटम का ज़्यादातर पार्ट भरा हुआ होता। तो क्या आपको इस एग्जाम्पल से ये बात समझ में आई या नहीं आई कि अगर ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल रहे हैं, इसका मतलब किसी भी एटम का ज़्यादातर पार्ट कैसा होता है? खाली होता है। अगर ये पार्ट भरा हुआ होता है किसी भी चीज़ से तो ये अल्फा पार्टिकल सीधे नहीं निकल पाते, ये रास्ता पार नहीं कर पाते। क्लियर? अब अगर हम सेकंड ऑब्जर्वेशन की बात करें तो रदरफोर्ड ने सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट हो जाते हैं, कुछ एंगल से मुड़ जाते हैं। इस अल्फा पार्टिकल को आना तो सीधा चाहिए था, लेकिन ये अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट होकर कुछ सर्टेन एंगल से मुड़ गया और आगे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से जाकर टकराया। तो दोस्तों, इस ऑब्जर्वेशन से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? इसे समझने के लिए आपको एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, आपको क्या ध्यान रखना है? अपने को पता है दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो हमेशा क्या ध्यान रखना है? अपोजिट चार्ज के बीच में हमेशा क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, और सेम चार्ज या लाइक चार्ज के बीच में हमेशा क्या होता है? रिपल्शन होता है। वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। यानी कि अपोजिट चार्ज का मतलब प्लस माइनस को चाहे माइनस प्लस को, तो अपोजिट चार्ज के बीच में हमेशा क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। जबकि सेम चार्ज यानी प्लस प्लस ले लो चाहे माइनस माइनस ले लो, इनके बीच में हमेशा क्या होगा? रिपल्शन होगा। दो पॉजिटिव चार्ज हमेशा दूर भागेंगे, दो नेगेटिव चार्ज भी हमेशा दूर भागेंगे, लेकिन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हमेशा एक दूसरे के पास में आना चाहेंगे, क्योंकि अपोजिट चार्ज के बीच में हमेशा क्या होता है? अट्रैक्शन। और सेम चार्ज के बीच में हमेशा क्या होता है? रिपल्शन। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको हमेशा ध्यान रखना है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है? मान लीजिए आपके एक बड़ा क्लासरूम है और दो अच्छे फ्रेंड, उनको क्लास में दूर दूर टीचर ने बैठा दिया। तो अब क्या होगा? वो दोनों जो कि अच्छे फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, जब वो दूर दूर बैठे हैं तो वो एक दूसरे की तरफ देखेंगे, वो अपने मन में खुद को अनकंफर्टेबल फील करेंगे, वो चाहेंगे हम किसी तरह पास पास में आकर बैठ जाएं। तो जैसे जैसे वो पास में आकर बैठते रहेंगे, वैसे वैसे उनके बीच में होने वाला इंटरेक्शन बढ़ता रहेगा। और जब एकदम एक दूसरे के पास वाली सीट पे आके बैठ जाएंगे तो बस आराम से मस्ती से अपनी बातें करेंगे, इतनी बातें करेंगे कि पूरी क्लास को ही डिस्टर्ब कर देंगे। अब दूसरा केस इमेजिन कीजिए। मान लीजिए कोई दो एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे के एनिमी हैं, एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। अब अगर वो दूर दूर बैठे हैं तब तो वो कंफर्टेबल फील करेंगे, लेकिन अगर उन दोनों को पास में लाके बैठा दिया जाए तो वो अनकंफर्टेबल फील करेंगे। वो क्या चाहेंगे कि किसी तरीके से हम दूर दूर हो जाएं ताकि हम कंफर्टेबल फील करें। अब सेम यही कॉन्सेप्ट आपको इन चार्ज पे भी लागू करना है। अगर सेम चार्ज अगर पास पास में आ गई, यानी सेम चार्ज के बीच में अगर डिस्टेंस कम हो गई और सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है, यानी एक दूसरे के क्या हो गई है? दुश्मन हो गई। तो अगर सेम चार्ज पास में आ गए, उनके बीच में डिस्टेंस कम हो गई, तो उनके बीच में रिपल्शन क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। अब दूसरा केस ले लीजिए। अगर अपोजिट चार्ज को पास में ला दिया जाए, यानी कि प्लस माइनस या माइनस प्लस को अगर पास में लाया जाए, यानी उनके बीच में डिस्टेंस कम की जाए, यानी कि प्लस माइनस के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। यानी ये दोनों एक दूसरे के फ्रेंड है। फ्रेंड को जब आप पास में बैठोगे तो सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो
तो सेम चार्ज को जब आप पास में लाएंगे तब तो उनके बीच में रिपल्शन बढ़ेगा, लेकिन अपोजिट चार्ज को अगर पास में लाएंगे, उनके बीच में डिस्टेंस कम करेंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो सिंपल सा आपको ये सिंपल कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि अगर डिस्टेंस कम होगी दो चार्ज के बीच में, तो अगर अपोजिट चार्ज है तब तो उनके बीच में डिस्टेंस कम होने से अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अगर सेम चार्ज है तो उनके बीच में डिस्टेंस कम होने पर उनके बीच में होने वाला रिपल्शन भी बढ़ेगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपके हर जगह काम में आएंगे। अब अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट अगर आप समझ चुके हैं तो अब देखिए सेकंड ऑब्जर्वेशन में रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि कुछ अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट हो रहे हैं। अब इधर देखिए, ध्यान से देखिएगा, अपने को पता है अल्फा पार्टिकल कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अब इस अल्फा पार्टिकल को देखिए, ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। अब ये अल्फा पार्टिकल निकलना तो सीधा चाहिए था, लेकिन ये अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट होकर इस तरफ मुड़ रहा है। ये अल्फा पार्टिकल इस तरफ कब मुड़ेगा, हो ना हो इसके पास में कोई सेम चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी तो इस पॉजिटिव चार्ज और अल्फा पार्टिकल के पॉजिटिव चार्ज में रिपल्शन होगा, और उसी रिपल्शन के कारण ये जो अल्फा पार्टिकल है वो इस तरफ मुड़ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब क्या हुआ कि एटम में पॉजिटिव पार्ट पाया जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट से हम क्या समझे कि किसी भी एटम में पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, उसी पॉजिटिव चार्ज के कारण ही अल्फा पार्टिकल और उस पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्शन के होने के कारण ये अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट हो जाता है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सबसे पहली चीज़ सेकंड ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता चली कि एटम के अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इसी पॉजिटिव चार्ज से रिपल्शन के कारण अल्फा पार्टिकल अपना पाथ चेंज कर देते हैं और वो क्या हो जाता है, आगे जाके मुड़ जाता है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? अब दूसरी चीज़, इसी सेकंड ऑब्जर्वेशन से अपन दूसरी चीज़ क्या निकालेंगे, इधर देखिए। अब अपने को देखना है कि ये तो पता चल गया कि पॉजिटिव चार्ज एटम में प्रेजेंट है। अब ये देखना है ये पॉजिटिव चार्ज एटम में छोटे से एरिया में है या बड़े एरिया में है। अब इधर देखिए, मान लीजिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये एटम के बड़े एरिया को ऑक्यूपाई कर रहा है। मान लीजिए ये एटम हुआ और इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो बड़े एरिया में फैला हुआ है। अब इधर देखिए, अब आपको ये पता है कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज यानी सेम चार्ज के बीच में डिस्टेंस कम होगी वैसे वैसे रिपल्शन बढ़ेगा। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब इधर देखिए, अभी तो क्या हुआ, फर्स्ट अल्फा पार्टिकल सीधा निकल गया, दूसरा भी सीधा निकल गया और तीसरा आया, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज जो कि छोटे से एरिया में भरा हुआ है उससे रिपेल होकर वो मुड़ गया। लेकिन अब मान लीजिए फर्स्ट केस में तो क्या है कि पॉजिटिव चार्ज छोटे से पार्ट में प्रेजेंट है। अब मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज बड़े एरिया को कवर कर रहा है। तो अब देखिए क्या हुआ, ये फर्स्ट पार्टिकल आया, लेकिन जैसे ही आया इस अल्फा पार्टिकल और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में डिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई। डिस्टेंस कम होते ही रिपल्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये फर्स्ट पार्टिकल क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। सेकंड पार्टिकल आया, वो भी क्या होगा, इसके और पास में आ गया तो ज़्यादा रिपल्शन होगा, तो ये भी अपने पास से क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा। और थर्ड पार्टिकल आएगा, वो इसके और पास में आया तो वो भी क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ पे क्या हो रहा था, जब पॉजिटिव चार्ज छोटे से एरिया में है तो देखो फर्स्ट सीधा निकल रहा था, सेकंड अल्फा पार्टिकल भी सीधा निकल रहा था, लेकिन थर्ड पार्टिकल जो कि इस पॉजिटिव चार्ज के पास में आ गया, डिस्टेंस कम हो गई। डिस्टेंस कम हो गई तो यहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा फील करेगा तो ये मुड़ जाएगा। लेकिन अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है तो पहला अल्फा पार्टिकल भी इसके पास में आ गया, सेकंड भी आ गया, थर्ड भी इसके पास में आ गया, तो तीनों ही क्या हो जाएंगे, अपने पाथ से डेविएट हो जाएंगे। क्लियर? ये बात आप समझ गए होंगे कि अगर छोटे से पार्ट में ही अगर पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेट होता तो सिर्फ थोड़े से अल्फा पार्टिकल ही क्या होते, अपने पास से डेविएट होते। ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल तो क्या हो जाते, सीधे निकल जाते। क्यों निकल जाते, देखिए जो फर्स्ट और सेकंड अल्फा पार्टिकल है उनकी इस पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है ना। इसकी देखो और इसकी देखो, इनकी डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा, और डिस्टेंस ज़्यादा हो गई तो रिपल्सन कम होगा। रिपल्सन कम होगा तो ये बिना मुड़े सीधे निकल जाएंगे। लेकिन जो थर्ड अल्फा पार्टिकल है वो इस पॉजिटिव चार्ज के पास में आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज के पास में आ गया यानी डिस्टेंस कम हो गई तो रिपल्सन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और रिपल्सन कम होते ही ये निकल जाएगा। लेकिन अगर ये पॉजिटिव चार्ज बड़े
एरिया कवर कर रहा है तो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधा ना निकल के क्या हो रहे हैं, डेविएट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब ये जितने भी अल्फा पार्टिकल है वो इस पॉजिटिव चार्ज के पास में से गुजरेंगे, यानी डिस्टेंस कम हो गई, डिस्टेंस कम हो गई तो रिपल्शन ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधा निकल रहे, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज छोटे से एरिया में भरा हुआ है, और अगर ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल मुड़ रहे हैं, इसका मतलब वो पॉजिटिव चार्ज क्या है, ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है किसी भी एटम में। तो ये चीज़ अगर आप समझ गए तो आप खुद बता सकते हैं कि इसने ऑब्जर्वेशन में क्या देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल ही डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल ही मुड़ रहे हैं। अगर कुछ अल्फा पार्टिकल ही मुड़ रहे हैं तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो छोटे से एरिया में होगा या बड़े एरिया में होगा, बिल्कुल सही, छोटे से एरिया में होगा। तो यही बात इसने कंक्लूजन में कही, क्या कही, एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है वो तो आप समझ गए होंगे, तभी तो डेविएट होकर जा रहा है। तो दूसरी चीज़, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये एटम के छोटे से स्पेस में ही भरा हुआ होता है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सेकंड ऑब्जर्वेशन से इसने सेकंड कंक्लूजन निकाला, जिसमें दो बातें अपने को ध्यान रखनी, एक तो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो पॉजिटिव चार्ज है एटम का वो छोटे से स्पेस में ही भरा हुआ है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? आपको इस एग्जाम्पल से ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? अब देखिए, अब अपन क्या करेंगे, थर्ड ऑब्जर्वेशन से थर्ड कंक्लूजन निकालेंगे। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या देखा था इन्होंने कि बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल यानी 12,000 में से एक जैसा आया उसी रास्ते से वापस चला गया, 180 डिग्री एंगल से वापस बाउंस बैक हो गया। क्लियर? अब इधर देखिए, आप मुझे सोच के बताइएगा, मान लीजिए एक फुटबॉल है और एक प्लास्टिक की बच्चों वाली छोटी सी बॉल है। मास किसका ज़्यादा होगा? इसका मास क्या है, ज़्यादा होगा, और इसका मास छोटा होगा, दिखती बात है। अब मुझे ये बताइए, अगर ये फुटबॉल आई और इस बॉल से टकराई तो क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है क्या कि ये फुटबॉल वापस उसी रास्ते से 180 डिग्री से वापस चली जाए? यानी ये क्या हुआ, ये तो हो गई बॉल, ये हो गई फुटबॉल। अब बॉल बच्चों वाली प्लास्टिक वाली, इसका वेट क्या है, कम है, और फुटबॉल का वेट इसकी तुलना में क्या है, ज़्यादा है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या कि फुटबॉल आई, इससे टकराई और वापस उसी रास्ते से वापस चली गई? क्या कभी ऐसा हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि फुटबॉल इसकी तुलना में कैसी है, भारी है, इसकी तुलना में कैसी है, हैवी है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब दूसरा केस देखिए, मान लीजिए ये जो फुटबॉल आ रही है वो इससे टकरा कर वापस पीछे की ओर उसी रास्ते से जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हो ना हो ये जो बॉल थी ये बहुत भारी होगी, तभी तो ये भारी फुटबॉल इससे टकरा कर वापस चली गई। अगर ये हल्की होती तब तो इससे टकरा कर ये इसको पीछे भेज देती। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इतनी भारी फुटबॉल इससे टकरा के वापस पीछे की ओर जा रही है, यानी हो ना हो ये जो बॉल है ये बहुत ही भारी होगी, इसका मास बहुत ही ज़्यादा होगा। क्या ये बात आपके समझ में आई कि नहीं आई? आई। अब ये कॉन्सेप्ट इस पर लागू कीजिए। देखिए, ये एक अल्फा पार्टिकल आया और इससे टकरा कर वापस कहाँ जा रहा है, पीछे की तरफ 180 डिग्री से वापस जा रहा है। तो अब देखिए अल्फा पार्टिकल क्या होता है, He2+ होता है। अब इधर देखिए, ये जो अल्फा पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही भारी होते हैं। हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 4U होता है। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल क्या है, बहुत ही भारी है। अब इतना भारी अल्फा पार्टिकल यहाँ पर आकर वापस बाउंस बैक हो रहा है, इसका मतलब हो ना हो यहाँ पे जो चीज़ है वो भी बहुत ही भारी होगी, उसका मास भी क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा, तभी तो इतना हैवी अल्फा पार्टिकल वापस बाउंस बैक हो रहा है। तो क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि एटम का जितना भी मास है वो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होता है, वो इस एरिया में पाया जाता है। क्या ये बात आपके समझ में आई कि नहीं आई? तो इसने एक बात तो क्या बोली कि जो भी एटम का मास है वो इस छोटे से वॉल्यूम में ही पाया जाता है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? अब इधर देखना, अब ये अल्फा पार्टिकल वापस क्यों गया भाई, किसके कारण गया होगा? हो ना हो अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी तो इस पॉजिटिव चार्ज में रिपल्शन होने के कारण ये वापस बाउंस बैक हो गई होगी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पहली चीज़ तो क्या ध्यान रखनी है, इस छोटे से एरिया में एटम का पूरा मास भरा हुआ है, पहली चीज़, और पूरा पॉजिटिव चार्ज भी कहाँ भरा हुआ है, यहाँ पे भरा हुआ है, तभी तो ये अल्फा पार्टिकल पीछे की ओर वापस
वापस चले गए, क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है और इस छोटे से वॉल्यूम में भी क्या पाया जा रहा है? पॉजिटिव चार्ज पाया जा रहा है। सेम चार्ज के बीच में क्या होता है? रिपल्शन होता है। ये चीज़ अभी हम देख चुके हैं। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? तो अब क्या ध्यान रखना है कि किसी भी एटम का मास यहाँ पे पाया जा रहा है और किसी भी एटम का पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पे पाया जा रहा है। क्लियर? अब इधर देखिए, अब ये जो एरिया है जिसमें पॉजिटिव चार्ज पाया जा रहा है, ये स्पेस बहुत ही छोटा है। ये स्पेस बहुत ही छोटा है। हम कैसे कह सकते हैं? देखिए, आपने देखा होगा वो कौन सी मूवी थी, एंटमैन। उसमें क्या होता है, जब वो छोटा सा हो जाता है, टिंगू मास्टर हो जाता है, तब वो दुश्मन को एक पंच, गुंडों का एक पंच मारता है तो वो दुश्मन बहुत ही दूर जाके गिरते हैं। देखा होगा ना वो। तो छोटा होने से उसकी पावर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब इतना टिंगू है फिर भी वो पंच मार रहा है और उसका जो एनिमी है वो दूर जाके गिर रहा है। ये देखा होगा ना अपना एंटमैन मूवी में। क्लियर? तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जितना ये एरिया छोटा होगा उतनी ही पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है कि नहीं? तो वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो जितना ये वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होने से पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी। पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ने का मतलब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि ये जो भारी हैवी अल्फा पार्टिकल है उसको भी वो पीछे वापस उसी रास्ते से वापस लौटा देगा, उसी रास्ते से वापस रिपेल कर देगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पहली चीज़ तो क्या ध्यान रखनी है कि एटम का पूरा मास यहाँ पे पाया जा रहा है, तभी तो इतने भारी अल्फा पार्टिकल को उसने पीछे भेज दिया वापस। क्लियर? दूसरा, पीछे भेजा क्यों? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल को पीछे भेजा होगा। तीसरा, ये जो पॉजिटिव चार्ज और ये मास पाया जा रहा है ये छोटे से स्पेस में ही प्रेजेंट है। छोटा सा स्पेस होने से क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी। इस पॉजिटिव चार्ज की पावर इतनी बढ़ जाएगी कि ये जो अल्फा पार्टिकल है डबली पॉजिटिवली चार्ज हीलियम यानी अल्फा पार्टिकल को ये वापस बाउंस बैक कर देगा। इतनी इसमें कैपेसिटी आ जाएगी। अगर ये ज़्यादा वॉल्यूम में प्रेजेंट होता तो ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम हो जाती, इतनी कम हो जाती कि इस अल्फा पार्टिकल को ये वापस बाउंस बैक नहीं कर पाता। क्या ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई? दोस्तों, इस तरीके से हम अच्छे से समझ गए हैं कि किस तरीके से हम इन तीनों ऑब्जर्वेशन से 3 कंक्लूजन निकाल सकते हैं। दोस्तों, रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के जो ऑब्जर्वेशन देखे और उन्हीं ऑब्जर्वेशन के बेस पर उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले और वो सारे कंक्लूजन अपन देख चुके हैं। तो दोस्तों, इन्हीं कंक्लूजन को बेस बनाकर रदरफोर्ड ने एटम के स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग कुछ बातें कही, कुछ स्टेटमेंट दिए और इन्हीं स्टेटमेंट को हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, रदरफोर्ड ने एटम के बारे में क्या क्या कहा, चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था कि किसी भी एटम का जो मास होता है और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक छोटे से स्पेस में पाया जाता है। तो दोस्तों, रदरफोर्ड ने इसी चीज़ को न्यूक्लियस का नाम दिया, यानी कि एटम का सारा मास और सारा पॉजिटिव चार्ज एक छोटे से स्पेस में पाया जाता है और उसी छोटे से स्पेस को इन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया, जो कि ऑब्वियस है कि किसी भी एटम के सेंटर में पाया जाएगा। क्लियर? और दूसरी चीज़ इन्होंने ये कही कि किसी एटम की साइज़ और अगर हम उस न्यूक्लियस के साइज़ का कंपेयर करें तो न्यूक्लियस की साइज़ एटम की साइज़ से बहुत ही छोटी होती है। आप इसको इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक फुटबॉल का बहुत बड़ा मैदान है, उस मैदान के सेंटर में एक छोटी सी क्रिकेट की बॉल रख दी, तो जो फुटबॉल का जो मैदान हुआ वो तो रिप्रेजेंट करेगा पूरे एटम को, और उसके सेंटर में जो बॉल रखी गई है क्रिकेट बॉल, वो रिप्रेजेंट करेगी न्यूक्लियस को। तो आप समझ गए होंगे कि एटम की साइज़ के कंपेयर में न्यूक्लियस की साइज़ बहुत ही कम होती है। न्यूक्लियस की साइज़ होती है 10⁻⁻15 मीटर, जबकि किसी टिपिकल एटम की साइज़ होती है 10⁻10 मीटर। क्लियर? और तीसरी बात इन्होंने ये कही कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में मूव करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के स्टेटमेंट में। क्लियर? अब दोस्तों, अगर हम इस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की
कमी के बारे में बात करें, लिमिटेशन या ड्रॉबैक के बारे में बात करें तो दोस्तों एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल यानी वो पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज पाया जाता है वो मूव करता है, वो घूमता है, तो हमेशा एनर्जी लॉस होती है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन जो कि एक चार्ज पार्टिकल है वो अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर घूम रहा है तो घूमते हुए ये एनर्जी लूज करेगा, यानी घूमते टाइम इसमें से एनर्जी का लॉस होगा। तो दोस्तों एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए एक पत्थर है, उसको आपने एक धागे से बांधा और उसको जोर जोर से इस तरीके से घुमाया, तो अब आप अगर हाथ को बहुत तेज़ी से घुमाते हैं तब तो वो पत्थर चारों तरफ घूमता रहेगा। अब आप क्या कीजिए, धीरे धीरे उस पत्थर की स्पीड को यानी घुमाने की जो स्पीड है उसको आप कम कीजिए। तो अगर आप स्पीड को कम करेंगे यानी एनर्जी कम करेंगे तो वो पत्थर कहाँ जाके गिरेगा, बाहर की तरफ जाके गिरेगा या अपने सिर के ऊपर आके गिरेगा, अपने सिर के ऊपर आके गिरेगा। कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा है तो मूव करते समय इसकी एनर्जी लॉस होगी, और अगर एनर्जी लॉस होगी तो स्पीड कम होगी, और स्पीड कम होगी तो धीरे धीरे स्पीड कम होते 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 वो सेंटर यानी अपने सिर पर यानी न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा या नहीं गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में अपने को पता है पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। अभी थोड़ी देर पहले अपन देख चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो दोस्तों रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से होना तो ये चाहिए था कि घूमते हुए इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करता रहेगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो घूमते घूमते न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा, यानी एटम ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि एटम में होता है क्या है, पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन ही तो है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ही पॉजिटिव चार्ज में आके गिर गया यानी वो एटम ही क्या हो गया, खत्म हो गया। यानी इस हिसाब से तो कोई एटम एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। लेकिन दोस्तों क्या ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि एटम तो एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं होता, और एटम एग्जिस्ट करते हैं क्यों, ये समझाने में रदरफोर्ड नाकामयाब रहा। तो रदरफोर्ड मॉडल भी क्या हो गया, फेल हो गया, और बाद में आगे आया नील्स बोर एटॉमिक मॉडल। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा और पढ़ने में बिल्कुल मज़ा आ गया होगा। तो अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसे लाइक ज़रूर करें, उसको शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरे सर तो इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, इतने स्मार्ट हैं, और आप फिर भावनाओं में बह जाते हो, सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कहता हूँ ताकि कोई भी मैं कॉन्सेप्चुअल वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ताकि आप उसका बेनिफिट उठा सकें। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको नॉलेजफुल लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी अपने स्कॉलर्स जोन चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा, ताकि सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुंच सके, सारे स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके।